लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 23वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जिस राह से कुंवर बीरेंद्र सिंह वगैरह आया जाया करते थे और महाराज जयसिंह वगैरह आए थे, वो राह इस लायक नहीं थी कि कोई हाथी घोड़े या पालकी पर सवार होकर आए, और ऊपर वाली दूसरी राह में खोह के दरवाजे तक जाने में कुछ चक्कर पड़ता था। इसलिए जीत सिंह ने कुमारी के वास्ते पालकी मंगाई। मगर दोनों महाराज और कुंवर बीरेंद्र सिंह किस पर सवार होंगे, अब वे सोचने लगे। वहां खोह में दो घोड़े भी थे जो कुमारी की सवारी के वास्ते लाए गए थे। जीत सिंह ने उन्हें महाराज जयसिंह और राजा सुरेंद्र सिंह की सवारी के लिए तजवीज करके कुमार के वास्ते एक हवादार मंगवाया, लेकिन कुमार ने उस पर सवार होने से इनकार करके पैदल चलना कबूल किया। उसी बाग के दक्षिण तरफ एक बड़ा फाटक था, जिसके दोनों बगल लोहे की दो खूबसूरत पुतलियां थीं। बाईं तरफ वाली पुतली के पास जीत सिंह पहुंचे और उसकी दाहिनी आंख में उंगली डाली। साथ ही उसका पेट दो पल्लों की तरह खुल गया और बीच में चांदी का एक मुट्ठा नजर पड़ा, जिसे जीत सिंह ने घुमाना शुरू किया। जैसे जैसे मुट्ठा घुमाते थे, तैसे तैसे वो फाटक जमीन में घुसता जाता था, यहां तक कि तमाम फाटक जमीन के अंदर चला गया और बाहर खुशनुमा सब्ज भरा हुआ मैदान नजर पड़ा। फाटक खुलने के बाद जीत सिंह फिर इन लोगों के पास आकर बोले, इसी राह से हम लोग बाहर चलेंगे। दिन आधी घड़ी से ज्यादा न बीता होगा जब महाराज जयसिंह और सुरेंद्र सिंह घोड़े पर सवार हो कुमारी चंद्रकांता की पालकी आगे कर फाटक के बाहर हुए। फाटक के बाहर भी उसी ढंग की दो पुतलियां थीं। उसी तरह बाईं तरफ वाली पुतली का पेट खोल मुट्ठा उल्टा घुमाकर फाटक बंद किया गया। दोनों महाराजाओं के बीच दोनों हाथों से दोनों घोड़ों की रकाब पकड़े हुए जीत सिंह बातें करते और इनके पीछे कुंवर बीरेंद्र सिंह अपने अय्यारों को चारों तरफ लिए कन्हैया बने खोह के फाटक की तरफ रवाना हुए। पहर भर चलने के बाद ये लोग उस लश्कर में पहुंचे जो खोह के दरवाजे पर उतरा हुआ था। रात भर उसी जगह रहकर सुबह को कूच किया। यहां से खूबसूरत और कीमती कपड़े पहने कहारों ने कुमारी की पालकी उठाई और महाराज जयसिंह के साथ विजयगढ़ रवाना हुए। मगर वे लौंडियां भी जो आज तक कुमारी के साथ थीं और यहां तक उनकी पालकी उठाकर लाई थीं, मोहब्बत की वजह और महाराज सुरेंद्र सिंह के हुक्म से कुमारी के साथ गईं। राजा सुरेंद्र सिंह कुमार को साथ लिए हुए नौगढ़ पहुंचे। कुंवर बीरेंद्र सिंह पहले महल में जाकर अपनी मां से मिले और कुलदेवी की पूजा करके बाहर आए। अब तो बड़ी खुशी से दिन गुजरने लगे। 8वें ही रोज महाराज जयसिंह का भेजा हुआ तिलक पहुंचा और बड़ी धूमधाम से बीरेंद्र सिंह को चढ़ाया गया। पाठक, अब तो कुंवर बीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता का वृतांत समाप्त ही हुआ समझिए। बाकी रह गई सिर्फ कुमार की शादी। इस वक्त तक सब किस्से को मुख्तसर में लिखकर सिर्फ बारात के लिए कई वर्क कागज के रंगना मुझे मंजूर नहीं। मैं ये नहीं लिखना चाहता कि नौगढ़ से विजयगढ़ तक रास्ते की सफाई की गई, केवड़े के जल से छिड़काव किया गया, दोनों तरफ बिल्लौरी हांडियां रोशन की गईं इत्यादि। आप खुद ख्याल कर सकते हैं कि ऐसे आशिक माशूक की बारात किस धूमधाम की होगी। तिस पर दोनों ही राजा और दोनों ही की एक एक औलाद। तिलिस्म फतह करने और माल खजाना पाने की खुशी ने और दिमाग बढ़ा रखा था। मैं सिर्फ इतना ही लिखना पसंद करता हूं कि अच्छी सायत में कुंवर बीरेंद्र सिंह की बारात बड़े धूमधाम से विजयगढ़ की तरफ रवाना हुई। बारात को मुख्तसर ही में लिखकर बला टाली, मगर एक आखिरी दिल लगी लिखे बिना जी नहीं मानता, क्योंकि वो पढ़ने के काबिल है। विजयगढ़ में जनवासी की तैयारी सबसे बढ़ी चढ़ी थी। बारात पहुंचने के पहले ही समा बंधा हुआ था। अच्छी अच्छी खूबसूरत और गाने के इल्म को पूरे तौर पर जानने वाली रंडियों से महफिल भरी हुई थी। मगर जिस वक्त बारात पहुंची, अजब झमेला मचा। बारात के आगे आगे महाराज शिवदत्त बड़ी तैयारी से घोड़े पर सवार, सर पैंच बांधे, कमर से दोहरी तलवार लगाए, हाथ में झंडा लिए जनवासे के दरवाजे पर पहुंचे। इसके बाद धीरे धीरे जलूस पहुंचा। दूल्हा बने हुए कुमार घोड़े से उतरकर जनवासे के अंदर गए। कुमार बीरेंद्र सिंह का घोड़े से उतरकर जनवासे के अंदर जाना ही था कि बाहर हो हल्ला मच गया। सब कोई देखने लगे कि दो महाराज शिवदत्त आपस में लड़ रहे हैं। दोनों की तलवारें तेजी के साथ चल रही हैं और दोनों ही के मुंह से यही आवाज निकल रही है, हमारी मदद को कोई ना आवे, सब दूर से तमाशा देखें।
एक महाराज शिवदत्त तो वही थे जो अभी अभी सरपेंच बांधे हाथ में झंडा लिए घोड़े पर सवार आए थे, और दूसरे महाराज शिवदत्त मामूली पोशाक पहने हुए थे मगर बहादुरी के साथ लड़ रहे थे। थोड़ी ही देर में हमारे महाराज शिवदत्त को, जो झंडा उठाए घोड़े पर सवार आए थे, इतना मौका मिला कि कमर में से कमंद निकाल अपने मुकाबले वाले दुश्मन महाराज शिवदत्त को बांध लिया और घसीटते हुए जनवासे के अंदर चले। पीछे पीछे बहुत से आदमियों की भीड़ भी इन दोनों को ताज्जुब भरी निगाहों से देखती हुई अंदर पहुंची। हमारे महाराज शिवदत्त ने दूसरे साधारण पोशाक पहने हुए महाराज शिवदत्त को एक खंभे के साथ खूब कसकर बांध दिया और एक मशालची के हाथ से, जो उसी जगह मशाल दिखा रहा था, मशाल लेकर उनके हाथ में थमा आप कुंवर बीरेंद्र सिंह के पास जा बैठे। उसी जगह सोने का जड़ाऊ बर्तन गुलाब जल से भरा हुआ रखा था। उसी से रूमाल तर करके हमारे महाराज ने अपना मुंह पोंछ डाला। पोशाक वही, सरपेंच वही, मगर सूरत तेज सिंह बहादुर की। अब तुम्हारे हंसी के पेट में बल पड़ने लगा। पाठक, आप तो इस दिल्लगी को खूब समझ गए होंगे, लेकिन अगर कुछ भ्रम हो गया तो मैं लिखे देता हूं। हमारे तेज सिंह अपने कौल के मुताबिक महाराज शिवदत्त की सूरत बना सरपेंच यानी फतह का सरपेंच जो देवी सिंह लाए थे, बांध झंडा लेकर कुमार की बारात के आगे आगे चले थे। उधर असली महाराज शिवदत्त भी, जो महाराज सुरेंद्र सिंह से जान बचा तपस्या का बहाना कर जंगल में चले गए थे, कुंवर बीरेंद्र सिंह की बारात की कैफियत देखने आए। फकीरी करने का तो बहाना ही था, असल में तो तबीयत से बदमाशी और खटाई गई नहीं थी। महाराज शिवदत्त बारात की कैफियत देखने आए, मगर आगे आगे झंडा हाथ में लिए अपनी सूरत देख समझ गए कि किसी अय्यार की बदमाशी है। क्षत्रियपन का खून जोश में आ गया, गुस्से को संभाल न सके, तलवार निकालकर लड़ ही गए। आखिर नतीजा ये हुआ कि उनको महफिल में मशालची बनना पड़ा और कुंवर बीरेंद्र सिंह की शादी खुशी खुशी कुमारी चंद्रकांता के साथ हो गई। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे और अंतिम भाग के 23वें और अंतिम बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता उपन्यास के बाद चंद्रकांता संतति नाम से उपन्यासों की एक पूरी श्रृंखला लिखी है। इसलिए इसके बाद आप सुनिए चंद्रकांता संतति के सभी उपन्यासों की श्रृंखला मेरी ही आवाज में।